नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने की चिंगारी बिहार पहुंच गई है। जिस तरह से विपक्षी खेमे ने संसद में एनडीए की घेराबंदी की थी, कुछ उसी तर्ज पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घेराबंदी होनी शुरू हो गई है, गोलबंदी शुरू हो गई है। लेकिन खास बात यह कि विपक्षी नेता नीतीश कुमार को रोगी और बीमार बताकर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी को नीतीश के इस हाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ना तो खुलकर नीतीश कुमार की बुराई कर पा रहा है, ना ही तारीफ कर पा रहा है। ऐसे में लोग दुविधा में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर विपक्ष कहना क्या चाहता है। आप भी नहीं समझ पाए, ये रिपोर्ट देखिए। देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देना जेडीयू को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल को समर्थन देने से नाराज जेडीयू के 6 मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। पहले पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी और फिर जमुई से नवाज मलिक ने भी नीतीश कुमार की पार्टी से दूरी बना ली। इस तरह जेडीयू पार्टी छोड़ने वालों में 4 और नेताओं के नाम शामिल हो गए हैं। जेडीयू से खींचा हाथ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, मोहम्मद दिलशान राइन, जेडीयू के ये वो नेता हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर नाराजगी जाहिर की और विरोध जताते हुए पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन देने पर नाराजगी जताते हुए कहा, पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, जनता दल यू के बारे में बहुत तरह के लोग चर्चा करते रहते हैं। वो कयूम अंसारी हैं, कासिम अंसारी, बेचारे को 3,21,111 वोट में 499 वोट आया, 499। आई देश भर के नेता हो गए, मीडिया के लिए खबर बन गई। अरे सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि पार्टी के वजूद को कायम रखना और पार्टी के निर्णय को मानना। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जो किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा राज्य है जिसने बजटिया आवंटन किया हो? हमने 110 करोड़ रुपया वक्फ विकास बोर्ड के लिए दिया, तो वक्फ का विकास करिएगा नहीं, मंदिर का विकास करिएगा नहीं, और केवल जज्बात फैला कर करके वोट की चिंता करिएगा। हम वोटर की चिंता करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की माने तो इन नेताओं के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी वजह राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कल्याणकारी काम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य के मुसलमान पहले ही नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में हैरानी वाली कोई बात नहीं, बस जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड 1950 का एक्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2007 में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। वक्फ का जो दायित्व है, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसे का उन्नयन, हॉस्पिटल जैसे सार्वजनिक कार्य, तो अगर वक्फ बोर्ड यह काम करता तो नीतीश कुमार जी को आखिर क्या ज़रूरत थी 8,000 मदरसे को बनाना, 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करना
और चल रहा है। इसके अलावा मदरसा का उन्नयन और जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग हम बना रहे हैं, 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास चला रहे हैं। इस किस बात के लिए? अगर मठ और मंदिर का सही इस्तेमाल पैसे का होता तो राज्य सरकार को मंदिर घेराबंदी योजना क्यों चलानी पड़ती? नीरज कुमार ने ये दावा ठोक कर साबित कर दिया कि नेताओं के छोड़ने से ना तो नीतीश के वोटों पर कुछ असर पड़ने वाला है और ना ही उनके हाथ से बिहार की कमान छिनने वाली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब जेडीयू को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है तो फिर वो सियासी समीकरण का गुणा भाग करने में क्यों लगे? असल बात तो ये है कि भले ही अभी मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। जिस तरह की लहर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम समाज में चली है, उसका खामियाजा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। उधर संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन पर आरजेडी नेता नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समर्थन को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा है। ऐसे में बिहार की सियासत हेल्थ तक पहुंच गई है। मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता है, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया, नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। अनवर मियाँ कबाब मंत्री बने हुए थे और उनसे बैंक का हेरा फेरी कराया। ये लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवाने में परहेज नहीं करते हैं। और आखिर सही कौन, लालू जी सही या तेजस्वी यादव सही? इसलिए यह बताना पड़ेगा। 7 मई 2010 को लोकसभा में दिया गया लालू प्रसाद जी का वह भाषण कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, तो लालू जी उस समय कौन इंजेक्शन लेकर के बोले थे? तेजस्वी यादव को बता दे, कम से कम वो इंजेक्शन लें। ये बीमार आदमी हैं, स्वस्थ हो जाए जल्दी। अब बताइए, बीमारी में आउटसोर्सिंग ट्वीट कर रहे हैं। नीरज कुमार ने न सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर पलटवार किया, बल्कि उन्होंने भी लालू यादव के स्वास्थ्य पर तंज कसते हुए सियासी पलटवार कर दिया। उधर जेडीयू और आरजेडी के बीच छिड़ी बहस में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चौका लगा दिया है। उन्होंने अपनी बात भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चिंता जताकर की, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों तक का पूरा प्लान बता दिया है। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए। यदि कोई नेता बच भी जाए, जदयू में है, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम
ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को ख़त्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में विपक्षी नेता बिल के समर्थन को सीएम नीतीश के स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं। इस तरह भले ही वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का नाम ले रहे हों, लेकिन उनका निशाना बीजेपी पर है। नीतीश के साथ हमदर्दी दिखाने की वजह भी है। दरअसल विपक्षी नेताओं को लगता है कि बीजेपी ने जो हाल चंद्रबाबू नायडू का किया, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का होने वाला है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में पूरी तरह फंस गए हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान और मुद्दों पर समर्थन दे रहे हैं। तो क्या विपक्ष नीतीश कुमार को लेकर जो चिंता जता रहा है वो सच में है, या फिर नीतीश कुमार को पीड़ित बताकर हमदर्दी दिखाकर कोई सियासी चाल चल रहे हैं? हालांकि ये राजनीति का सियासी गणित है जो चुनाव से पहले अक्सर नेता लगाते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद पता चल जाता है कि किसकी सियासी गणित में पकड़ मजबूत है और कौन फिसड्डी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि बिहार में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसके पीछे असल वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली सियासत खेल रहे हैं। हालांकि बिहार के मुसलमानों को लेकर जो रार मची है उसे देख करके तो यही लगता है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद प्रदेश के मुसलमानों को यूं सियासत की धुरी बनाकर सियासी रोटियां ना सेकी जाती। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी भी राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत से कर रही हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 2 जगहों पर रैलियां कर हुंकार भी भरी है। ऐसे में बिहार की धरती पर चुनावी सरगर्मियां तेज होना लाजमी है। असल में बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के साथ ही बिहार को भेदने के लिए रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उस पर खुलकर मार्च में सामने आए। अमित शाह की रैली ने काफी हद तक कहानी बयां कर दी। विरोधियों को जता दिया कि वो इस बार बिहार को जीतने के लिए लेट लतीफी नहीं करेंगे। एक ओर अमित शाह ने खुद मंच से मोर्चा संभाला, जबकि दूसरी ओर जमीन पर अपने कार्यकर्ता उतारकर बिहार के वोटरों का मन टटोला। हालांकि बिहार के वोटरों का मूड क्या है, इस पर चर्चा वोटिंग तक जारी रहने वाली है, लेकिन तैयारी साल के शुरू में ही शुरू हो गई। विपक्षी खेमे में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने को लेकर बिहार में नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। लेकिन राज्य के मुस्लिम वोटरों के कंधे पर निशाना साधकर दरअसल बिहार में जेडीयू नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्हें राज्य के मुसलमान वोट नहीं देते, लेकिन इस तरह के बयान जेडीयू के दिग्गज नेताओं की ओर से कभी नहीं आए।
हालांकि मामले ने तूल तो पकड़ा, लेकिन छोटे नेताओं के बयानों के चलते उन बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इस तरह उन बयानों ने सियासी गलियारों में ज्यादा सफर तय नहीं किया। लेकिन बिहार में जब जब अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठता है तो वो बयान फिर से जिंदा हो उठते हैं। मुस्लिम वोट की राजनीति। 2024 में ललन सिंह ने कार्यक्रम में मंच पर स्वीकार किया था कि मुसलमान अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। हालांकि अब विवाद बढ़ा तो ललन सिंह ने सफाई भी दी थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने पर चुनावी लिहाज से भी विचार किया जाना चाहिए। बिहार की सियासत की बात करें तो जातिगत राजनीति के साथ ही मुस्लिम वर्ग का भी अहम रोल होता है। वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। बिहार में करीबन 18% मुसलमान हैं, जिनमें पासमानदा मुसलमानों की तादाद 73% है। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड के कानूनों में जो बदलाव होगा उसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं 73% मुसलमानों को होने वाला है। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है, जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं। उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है। सब लूट लिया, डगमंगला चौक से लेके सब। जेडीयू ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ने का दावा किया उसका ना तो पार्टी में कोई अस्तित्व है और ना ही लोगों के बीच। ऐसे में उनके जाने या रहने से जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि बिहार की धरती पर जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो वोट की लड़ाई है। विपक्षी खेमा पूरी कोशिश कर रहा है कि वक्फ बिल का सहारा लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साध सके। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार ने राज्य में मुसलमानों को कितना महत्व दिया है। जेडीयू में मुस्लिमों की भूमिका। 2004 में जेडीयू के साथ विधायक बने। 2010 में भी 7 मुस्लिम विधायक रहे। 2015 में 5 मुस्लिम एमएलए बने। 2020 में जेडीयू की ओर से बिहार विधानसभा में कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक चिटकने के बाद खुद नीतीश भी मुस्लिम वर्ग के वोटों पर निर्भरता कम कर रहे हैं? आंकड़े बताते हैं कि तीर के निशान पर चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों से वोटरों ने अपना हाथ खींच लिया। 2020 आते आते हालात ऐसे हो गए कि जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधानसभा नहीं पहुंच सका। हालांकि नीतीश कुमार ने भी इस वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन्होंने कुछ मंचों से मुस्लिम वोटरों को लेकर बयान जरूर दिए। – 2009-2010 तक तो नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर भी बिहार में 21 से 62% तक मुस्लिम वोट मिलते रहे। लेकिन धीरे धीरे एनडीए के साथ ये घटता रहा।
हालांकि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलते रहे हैं। इसकी बड़ी वजह मुसलमानों से जुड़े कई कदम रहे, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन और 20% के अति पिछड़ा आरक्षण के फैसले को लागू करना, जिसमें मुस्लिम समुदाय के तबके भी शामिल थे। लेकिन अब सियासत और परिस्थिति बदल रही है। अब क्या वक्फ बिल के समर्थन से नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट बैंक भी कम हो सकता है? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।